ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सत्यम के बैलेंस शीट घोटाले की। सत्यम के फर्जीवाड़े ने जहां आईटी कंपनियों की साख खतरे में डाल दी है, वहीं दूसरी ओर सेबी जैसी नियामक संस्था और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतने बड़े स्तर पर हुए घोटाले का पता पहले क्यों नहीं चल सका, जबकि इसकी शुरुआत साल भर पहले ही हो चुकी थी। एक रिपोर्ट। निवेशकों के लिहाज से बुरी खबर और आईटी कंपनियों की साख खतरे में। ये सब कुछ हुआ सत्यम के फर्जीवाड़े की वजह से। लेकिन इस घोटाले ने सेबी और सरकार पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतने बड़े स्तर पर जांच की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? खुद सत्यम के चेयरमैन रामलिंगा राजू ने कबूला है कि तकरीबन साल भर से चल रहा ये फर्जीवाड़ा और उसे छिपाने के लिए ही उन्होंने अपने बेटों की कंपनी के साथ विलय करने की कोशिश भी की, जिस फैसले को रातों रात बदल भी दिया गया। महज इसी उलटफेर से निवेशकों के 5,000 करोड़ रुपए डूब गए। साथ ही मेंटोस कंपनी भी सुर्खियों में आ गई। यही नहीं, बैलेंस शीट में इस कदर हेराफेरी की गई कि ऑडिट में भी पता नहीं चल सका। सितंबर 2008 में बैलेंस शीट में उधार को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, मार्जिन खर्च भी बढ़ाकर पेश किया गया, साथ ही कई जगहों पर हेराफेरी की गई। लेकिन इतने के बावजूद भी ना तो सेबी को पता चला और ना ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस मंत्रालय को। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती। इससे पहले भी कई ऐसे घोटाले हुए हैं, हेरा फेरी हुई है और मोटा मुनाफा काटने की कंपनियों की कवायद, लेकिन ना तो सेबी जागी और ना ही सरकार की नींद टूटी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन नियामक संस्थाओं के होने का फायदा क्या है, जब ऐसे घोटाले तक नहीं पकड़ सकती। आखिर इतनी बड़ी कंपनी के बैलेंस शीट की ऑडिट महज दिखावे के लिए होती है या निवेशकों के पैसे से कोई भी अपना मुनाफा बना सकता है? 1992 में हर्षद मेहता ने घोटाला करके शेयर बाजार की नींव को हिलाने की कोशिश की। केतन पारिक ने 2000 और 2001 में शेयर बाजार को कई बड़े झटके दिए। वहीं 2008 में रिलायंस पावर ने बिना किसी आउटपुट के आईपीओ निकालकर बाजार के सेंटिमेंट को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन इन सभी खेलों के बावजूद भी सेबी ने कोई सबक नहीं लिया, जबकि निवेशकों के करोड़ों चले गए। बिजनेस डेस्क, आजाद न्यूज। जी हाँ, निवेशकों के करोड़ों चले गए और अगर देखा जाए तो कंपनियां सिर्फ मुनाफा काटने की कवायद या फिर दूसरे तरीके से पैसा बनाने में जुटी रही। हमारे साथ जुटे हुए हैं अभिनव। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, मुनाफा कमाने की कवायद हुई, तब सेबी का रुख क्या रहा और उससे क्या सबक लिया सेबी ने? जो सेबी है वो नियामक संस्था है, इसके पास उतने राइट्स नहीं है जितने की इसको जरूरत है। मैं बात बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी रिलायंस पावर को लेके जो बड़ी घटना हुई थी कि रिलायंस पावर एक ऐसी कंपनी थी जो भी 1 मेगावाट का आउटपुट नहीं करती है, उसने देश का सबसे बड़ा आईपीओ निकाल दिया और उसको उससे अनुदान से काफी ज्यादा अनुदान मिला और करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की उसके पास बोली आई। उसके बाद जब हमने देखा कि जब उस शेयर की लिस्टिंग होनी थी तो बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली और बाजार हाहाकार की स्थिति में था। उस वक्त शेयर बाजार नियामक है जो सेबी ने कदम उठाया था कि उसने कहा था कि जो लिस्टिंग की समय सीमा है उसको 21 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी जाएगी। उसके अलावा और कई तरह के उपाय किए थे, लेकिन सीधी सी बात यह है कि सेबी के पास उतने अधिकार नहीं है, क्योंकि सेबी जो है उसके पास खाने के दांत हैं, दिखाने के नहीं है। चलिए, मतलब ये मानते हैं कि सेबी के पास जो दांत है वो सिर्फ दिखाने के हैं और इसका कोई खास फायदा ना तो सेबी उठा पाती है ना ही तमाम कंपनियों को मिल पाता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव। तो जैसा कि अभिनव बता रहे थे कि ये दांत सिर्फ दिखाने के हैं, आपसे जानना चाहूंगा आकाश जी कि आखिर इस तरीके से निवेशक लुटते पिटते रहते हैं, क्या इनके लिए कोई लीगल ऑप्शन बनता है ऐसी स्थिति में? जी हाँ, बिल्कुल लीगल ऑप्शन बचता है और इन्वेस्टर्स को लीगल रिकोर्स लेना चाहिए। सबसे पहले तो सेबी को आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके पास एक भी शेयर है सत्यम का। देखिए, आपके साथ आई वुड से इन सिंपल टर्म्स you have been fleeced, there has been a dacoity which has been committed with you। दिन दिहाड़े आपके साथ लूट हुई है। आप सेबी को कंप्लेंट कर सकते हैं, रिटर्न मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को कंप्लेंट कर सकते हैं कि ऑडिटर के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है। उसके अलावा आज सुबह से मैं कॉलर शो कर रहा हूँ टीवी पे, कई इन्वेस्टर्स ने मुझे कॉल करके ये कहा है कि वो ये भी लीगल एक्शन प्लान कर रहे हैं कि जो प्रमोटर की फैमिली है उसके पर्सनल एसेट्स को अटैच किया जाए। रादर मैं शेयर होल्डर्स को ये कहूंगा कि दे मस्ट टेक एक्शन, दे हैव बीन टेकन फॉर अ राइड। आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने बाइंग की। आप सेबी में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, ICAI में, रादर आप जो है
पुलिस कंप्लेंट और एफआईआर तक लॉन्च कर सकते हैं अंडर सर्टेन सेक्शंस, जिसके तहत आपको रिड्रेसल मिलेगा। और अगर आप कंपनीज एक्ट में बहुत डिटेल में जाएं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जो होती है, उसके बाद प्रमोटर्स के पर्सनल एसेट्स के अटैचमेंट करने पे भी बात आ सकती है, जिसके लिए शायद कुछ इन्वेस्टर्स प्लान भी कर रहे हैं। जी, लेकिन आकाश जी ये भी तो है कि अगर सेबी काफी मामलों में लाचार दिखती है, ऐसी स्थिति में अगर उसके पास शिकायत जाती भी है तो वो किस हद तक कदम उठा सकती है? देखिए, सेबी के पास बहुत सी ऑप्शन है, सेबी कदम उठा सकती है, सेबी ने पीछे कदम उठाए भी हैं, लेकिन आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि सेबी से ज्यादा यहाँ पे जो इशू आ जाता है कंपनी की तरफ से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है और ऑडिटर की तरफ से है। देखिए, सेबी के पास जो है, सेबी कंपनियों की एक्टिविटी स्टॉक मार्केट को रिलेटेड देखती है, बट हुआ क्या है, जब सेबी को अकाउंट से गलत फर्निश किए गए तो उसमें जो है, जब सेबी के पास, देखिए जब कोई चोरी हो जाती है तब आप पुलिस के पास जाएंगे, एक्शन तो तभी ले सकते हैं वो, उससे पहले जो एक्शन लेने की ड्यूटी थी वो ऑडिटर्स की थी। क्यों उन्होंने ये अकाउंट सर्टिफाई किए, और सबसे बड़ा ओनस आता है प्रमोटर्स के ऊपर कि उन्होंने गलत जो है अकाउंट्स इस तरह के क्यों दिए। और अगेन मैं ये कहूंगा, स्टॉक एक्सचेंजेस के पास ये डाटा जा रहा था, नेस्डैक पे लिस्टेड थी, बीएससी एनएससी पे लिस्टेड थी, वहां ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते गए, और क्यों इस इंफॉर्मेशन को आज तक चैलेंज नहीं किया गया। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल बिल्कुल होना चाहिए। और लीगल ओपिनियन जहां तक हमने पता किया है, इसमें मिस्टर राजू को 10 साल तक की सजा तक भी हो सकती है इस इशू में, अगर प्रॉपर प्रोसिक्यूशन जो है होती है। चलिए, मतलब ये मानते हैं कि जो चेयरमैन हैं कंपनी के राजू रामलिंगम, उनको 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे आकाश जी कि इस दौरान अगर जो अभी खबरें आई इस फर्जीवाड़े की, इसके बाद 8 ब्लॉक डील हुई हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? किस तरीके से ये फायदा पहुंचा सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, ब्लॉक डील, अगर शेयर्स की बात करें, ब्लॉक डील का मतलब होता है कि एक मुश्त बहुत सारे शेयर एक आदमी से दूसरे आदमी को बेचना। तो ब्लॉक डील तो ये है कि जो लोग, जो इंस्टीट्यूशन ये फील कर रही हैं कि उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, वो शेयर्स को बेच देती हैं और दूसरा कोई बायर ले लेता है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और ट्रेडिंग का बायस नेगेटिव है, वो हम देख ही रहे हैं। 200 रुपए से शेयर चलता है, 40 रुपए आ जाता है, तो इसका मतलब बहुत से बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो इस कंपनी को छोड़ के निकलना चाहते हैं। मैं सिंपल सी बात ये कहूंगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्लियर कट वेरी वेरी बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये एक ऐसा अगली प्रेसिडेंट सेट किया गया है जो आगे ना फॉलो हो तो बहुत जरूरी है। ये जो ब्रांड इंडिया की इमेज है वो बहुत बुरी तरह टार्निश कर सकता है। हमें एक चीज को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, एफआईआईज वो लोग थे जो इंडियन स्टॉक मार्केट को 3000 से 21,600 ले गए थे। अगर एफआईआईज के पास हमने अपनी ब्रांडिंग खराब कर दी जो हम लोगों ने पिछले 15 साल में बनाई है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव टर्म्स में नेगेटिव चीज हो सकती है। आज की तारीख में 92 में स्कैम हुआ, 99 में स्कैम हुआ, हम लोग अक्सर आपस में ये डिस्कस करते थे कि इस बार मार्केट डाउन आई है बट कोई स्कैम नहीं हुआ, और आज की तारीख में दिस इज द वर्स्ट थिंग द मार्केट कुड हैव एवर एक्सपेक्टेड। तो आज हमारे सामने एक स्कैम भी आ गया है, और वो भी एक ऐसी लार्ज कैप जिसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड मिला था। तो मेरे हिसाब से होगा क्या, एक तो इससे इन्वेस्टर्स का ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनीज जहां प्लांट और मशीनरी है उसकी तरफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आईटी कंपनीज को अब और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, और आईटी कंपनीज की इंटरनेशनल इमेज को भी जो है धब्बा लगेगा इंडियन कंपनीज की। चलिए, यानी कि ये मानते हैं कि बहुत ही सुधार की जरूरत है अभी, चाहे वो सेबी की तरफ से हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ हो या आईसीएआई की तरफ से हो। आकाश जी, एक चीज ये साफ तौर पे निकल कर आता है कि सत्यम ने सिर्फ खुद का ही सत्यानाश नहीं किया है, अपने साथ साथ वो आईटी कंपनियों की साख को भी ले डूबी है, और साथ ही साथ कई निवेशकों को भी। जी हाँ, बिल्कुल, निवेशकों को तो ले डूबी है। 16,000 करोड़ का लॉस एक दिन में, आप साफ समझ सकते हैं कि निवेशकों का क्या हाल किया है। और निवेशकों में एलआईसी जैसी संस्थान है जिसमें हर छोटे आदमी के पैसे लगे हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स की आप बात कर रहे हैं, 172 स्कीम म्यूचुअल फंड क्या है, मेरे आप जैसे छोटे छोटे लोगों के जो है उसमें पैसे लगे हुए हैं। सभी निवेशकों को साथ ले डूबी है। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो है इन्होंने बहुत बदनामी ले ली है। रादर मैं ये कहूंगा 1947 जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, कॉर्पोरेट सेक्टर का ये सबसे बड़ा स्कैम है, और ये ऐसा स्कैम है जो 1 साल से चल रहा था। तो ना सिर्फ इंडियन आईटी सेक्टर को बदनाम किया है, इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को बदनाम किया है, रादर इंडियन स्टॉक मार्केट को जो है इन्होंने बदनाम किया। और उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टर के दिमाग में सस्पिशन आ जाएगा। कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, उसे हम फेस वैल्यू पे लेते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो आज की तारीख में इन्वेस्टर या एनालिस्ट सोचेगा कि क्या ये रिजल्ट जेन्युइन है कि नहीं, तो उसका आप बताइए क्या जवाब रहेगा। चलिए, यानी कि
ये तमाम चीज़ें जो है कंपनी के साख पर तो असर डालेंगी ही, उनका सत्यानाश तो करेंगी, साथ ही साथ दूसरी तमाम कंपनियों को भी ले डूबेंगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि चीज़ें निकल कर आई इस कार्यक्रम में कि सत्यम ने न सिर्फ अपना सत्यानाश किया है बल्कि अपने साथ तमाम IT कंपनियों की साख भी खतरे में डाली है और निवेशकों को भी उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़। नमस्कार।